गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल्स। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है इसके अंदर हमने एडमिशन चैप्टर एंड रिटायरमेंट चैप्टर की जो सबसे इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं वो हमने करनी है। नो डाउट क्वेश्चन एक करेंगे, एडमिशन का करेंगे, लेकिन इसके अंदर जितनी भी एडजस्टमेंट्स है ना, ये आपको पता है ऑलमोस्ट सिमिलर एडजस्टमेंट्स रिटायरमेंट में भी आ सकती हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के इसको हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें कह रहे हैं हरलीन एंड वंशिका वर पार्टनर्स इन अ फर्म विद रेशियो अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल्स। उसके बाद बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट में हम चेक कर सकते हैं उनकी लाइबिलिटी साइड पे कैपिटल्स गिवन है। हरलीन 3,50,000, वंशिका 1,50,000। तो इसी से अगर हम ओरली भी निकालें 35 और 15 तो ये 7:3 आएगी। उसके बाद क्रेडिटर्स गिवन है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, कंटिजेंसी रिजर्व एंड हरकीरत लोन। अब देखो पार्टनर है हरलीन एंड वंशिका, तो ये मतलब आउटसाइडर का लोन है हमारे पास। एसेट साइड पे आते हैं, स्टॉक, मशीनरी, गुडविल, फर्नीचर, डेटर में से प्रोविजन माइनस किया हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। फिर इन्वेस्टमेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे वैल्यू लिखी है 1 लाख और इधर गिवन है मार्केट वैल्यू 80,000। मतलब बुक वैल्यू जिस पे खरीदा था 1 लाख थी, लेकिन आज मार्केट में वैल्यू है 80,000। देन एसेट में ही गिवन है वंशिका लोन 2 लाख। वंशिका हमारी पार्टनर है, उसका लोन अगर एसेट में है मतलब पार्टनर ने फर्म से लोन लिया हुआ है। एंड लास्टली कैश है 23,000। दोनों साइड का टोटल है हमारे पास 8,40,8,40। अब आगे चलते हैं, एडजस्टमेंट्स पढ़ते हैं 1 मिनट के लिए। हरकीरत इज एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर एंड हिज लोन विल बी कन्वर्टेड इनटू हिज कैपिटल। देखो यहाँ पे हरकीरत का लोन था, अब हो सकता है कि उसको लोन हम ना पे कर रहे हो या किसी भी रीजन से हमने उसको बोला भाई काम कर, तू हमारा पार्टनर ही बन जा, तो उसका जो लोन था वो सेम अमाउंट उसकी किस में ट्रांसफर हो जाएगी, कैपिटल में, तो वो पैसे एक्स्ट्रा नहीं लेके आएगा। फिर कह रहे हैं गुडविल ऑफ द फर्म ऑन दिस डेट वॉज 2,40,000। ये क्यों दी हुई है? एक पुरानी गुडविल थी, एक न्यू गुडविल है। अगर आपको ये सेपरेट इसकी एडजस्टमेंट चाहिए ना, तो इसका जो वीडियो का लिंक है मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा। ये सारे के सारे एडजस्टमेंट हमने सेपरेट भी सॉल्व की हुई हैं। इसके बाद स्टॉक वॉज अंडर वैल्यूड बाय 15% एंड मशीनरी वॉज ओवर वैल्यूड बाय 5%। ये जो अंडर वैल्यूड एंड ओवर वैल्यूड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डेप्रिसिएटेड या बाकी सबसे थोड़ा डिफरेंट होता है। देन देर वर बैड डेट्स ऑफ 15,000 एंड प्रोविजन शुड बी 10%। ठीक है। क्लेम फॉर WCR 70,000। 1/3 ऑफ द फर्नीचर वॉज टेकन ओवर बाय हरलीन एट 60,000। पार्टनर हमारा ले गया। फिर हाफ ऑफ द क्रेडिटर्स वर पेड 15,000 इन फुल सेटलमेंट। लास्टली दे आर सेइंग हरलीन एंड वंशिका डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली एंड ऑल्सो देयर कैपिटल टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ हरकीरत्स कैपिटल। अब हमें कह रहे हैं प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अगर आपको ये 3 चीजें बनाने को बोला है ना, तो सबसे पहले हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट से स्टार्ट कर देना चाहिए। अब उसके लिए क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट में ओल्ड रेशियो ही चाहिए होती है, न्यू की जरूरत भी नहीं है, तो हम सीधा स्टार्ट करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट से। उसका फॉर्मेट यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट गिवन है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट। रीवैल्यूएशन की नेचर क्या होती है? नॉमिनल। तो अगर ये नॉमिनल नेचर है मतलब सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जाएंगे डेबिट साइड पे, इनकम्स एंड गेन्स जाएंगे क्रेडिट साइड पे। अब यहाँ पर एक सिंपल सी चीज पहले भी बताई हुई है, अगर एसेट की वैल्यू बढ़ जाए तो वो कहाँ जाता है? एसेट खुद डेबिट में जाता है, लेकिन एसेट बढ़ना क्या होता है? फायदा। तो एसेट अगर इंक्रीज हो जाए क्रेडिट में जाएगा और एसेट अगर डिक्रीज हो जाए तो डेबिट में। लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए तो नुकसान है, डेबिट में जाएगा। एंड लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो जाए तो क्रेडिट में। अब ये फटाफट से हम करना शुरू करते हैं। अब जो चीज़ें इसमें नहीं जाती, कैपिटल कभी भी रीवैल्यूएशन में नहीं जाता, गुडविल कभी भी रीवैल्यूएशन में नहीं जाती, सीधा इधर जाते हैं थर्ड एडजस्टमेंट पे। स्टॉक वॉज अंडर वैल्यूड बाय 15%। अगर स्टॉक अंडर वैल्यूड है, एंड को मतलब फुल स्टॉप माना करो, तो पहले इसको कंप्लीट करें। अंडर वैल्यूड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये नहीं कि इसको कम करो, इसका मतलब है कि स्टॉक जो यहाँ पे था 85,000, ये ऑलरेडी 15% से कम शो किया हुआ है। अगर स्टॉक अंडर वैल्यूड है, पहले से कम शो किया, तो ठीक करने के लिए और कम करेंगे या बढ़ाएंगे? बढ़ाएंगे। तो स्टॉक बढ़ाना है, स्टॉक एसेट है, बढ़ने पे जाएगा क्रेडिट में, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय स्टॉक अकाउंट। लेकिन 15% किसका करोगे? 85,000 का। यहाँ पर एक चीज समझनी है हमारे पास, अगर उन्होंने गिवन है कि 85,000 स्टॉक है, जो कि 15% हमारे पास कैसे आया?
अंडर वैल्यू होने के बाद आया, तो टोटल वैल्यू 100% होती है। 100 में से 15% हमने माइनस किया, मतलब आज इसकी वैल्यू कितनी है, 85% है। नहीं तो एक सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूँ, याद कर लेना। अंडर वैल्यू जब भी लिखा हो तो फॉर्मूला आएगा रेट अपॉन 100 माइनस रेट, ठीक है। एंड कभी भी अगर ओवर वैल्यूड हो तो क्या फॉर्मूला आएगा, बोलो बोलो, वो आ जाएगा रेट अपॉन 100 प्लस रेट। मतलब यहाँ पे 85,000 को मल्टीप्लाई तो रेट से ही करना जो कि 15% है, लेकिन डिवाइड 100 से नहीं करना, 100 माइनस 15 यानी कि 85 से करना। तो 85 गया 15 इंटू 1000, तो यहाँ पे स्टॉक कितने से हमें बढ़ाना पड़ेगा, 15,000 से। आई होप दिस इज क्लियर। तो सिमिलरली दूसरा देखते हैं, उन्होंने साथ ही बोला था मशीनरी वॉज ओवर वैल्यूड बाय 5%। मशीनरी है 2,10,000 की, तो हमें अब 2,10,000 इंटू 5% है तो 5 आएगा, ओवर वैल्यू है तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 प्लस 5 कितना होता है 105। अगर इसकी कटिंग करो 5 1 जा 5 21 जा एंड 21 के साथ 21 गया तो अमाउंट बचेगी 10,000। तो ये लिखनी किधर है, अब ओवर वैल्यूड था तो ठीक करने के लिए क्या करना है, कम। तो यहाँ पर आ जाएगा टू मशीनरी अकाउंट 10,000। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, फिर हमें कह रहे हैं देयर वर बैड डेट्स ऑफ 15,000 एंड प्रोविजन शुड बी 10%। अब आपको बताया एंड पे रुक जाया करो, पहले बैड डेट्स हैं 15,000 के ऊपर। अगर हम देखें हमारे पास डेटर था 60,000, उसमें से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोविजन कितनी है 8,000, लेकिन अब बैड डेट कितने हुए 15। अब मुझे बताओ प्रोविजन हमने क्यों बनाई हुई थी, इसलिए ना कि अगर कोई बैड डेट हो जाए तो यहाँ से पैसे निकाल लें। तो 15,000 तो पूरी प्रोविजन यहाँ से नहीं लगा सकते, लेकिन कितनी निकाल सकते हैं, तो यानी 15,000 जो बैड डेट हुआ, पहले हम 8,000 कहाँ से निकालेंगे, प्रोविजन में से निकालेंगे, लेकिन बाकी फिर 7,000 और कहाँ से निकालना पड़ेगा, डेटर में से एक तरह से। तो अब यहाँ पर ये भी चीज़ ठीक है, 8,000 तो प्रोविजन में से निकल गया, तो जो प्रोविजन में से निकला उसकी वजह से एसेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि देखो नेट डेटर 16 ही है, नेट डेटर 52 थे, तो 52 कम नहीं हुए। पहले तो 8,000 जो है हमने निकाल लिया, तो 52 के 52 थे, लेकिन जब 7 और गया तो 7 कहाँ से निकाला, इस 52,000 में से। तो मतलब डेटर असली में कितना कम हो रहा है 7,000 से, तो 45 रह जाएगा, कम 7,000 से हो रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा रिवैल्यूएशन में, टू बैड डेट, टू बैड डेट भी लिख सकते हो, टू डेटर भी लिख सकते हो, अमाउंट आ जाएगी 7,000। तो ये जो हमारे पास टू बैड डेट या टू डेटर आ गया 7,000। इतना करने के बाद अब हमने देखना है यार, डेटर थे 60 माइनस 8, मतलब टोटल डेटर था 52। पहले 8 तो निकल गया, तो 8 निकल गया तो इसको छोड़ देते हैं। 7 और कहाँ से निकालना है, इस 52 में से, तो 7 और निकालेंगे, यानी अब डेटर कितने बचे हैं 45,000। ऐसे भी कर सकते हो, 60 में से पूरा 15 साथ में भी माइनस कर सकते हो। तो अब अगर डेटर 45,000 बचा है, उसके ऊपर कितने परसेंट प्रोविजन बनानी है, 10%। प्रोविजन बनाएंगे तो फिर से डेटर बढ़ेगा कि कम होएगा, कम होएगा। डेटर में से वैल्यू कम करेंगे ना तो प्रोविजन बनेगा, तो उसके लिए फिर अब नुकसान हो रहा है, तो इधर आएगा, यहाँ पे लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जो कि आ जाएगा 4,500। आई होप इतना सबको समझ आ रहा है। साथ ही फिर जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे। दे आर सेइंग क्लेम फॉर WCR वॉज 70,000। ऊपर चेक करते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है 40,000। अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 40 है लेकिन क्लेम उससे ज्यादा है, तो अगर क्लेम ज्यादा है तो क्या करना है, 40 तो रिजर्व से निकाल लेंगे, बाकी 30 रीवैल्यूएशन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसका थर्ड केस होता है, इसकी वीडियो भी मैंने डाली हुई है। तो अब 30,000 से एक्स्ट्रा लायबिलिटी बढ़ रही है ना, क्योंकि क्लेम ज्यादा है, पैसे ज्यादा देने हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, पार्टनर से पैसे मांगने नहीं है। नो डाउट अगर रिजर्व में ज्यादा पैसे होते, क्लेम कम होता, तो बचा हुआ पैसा किसको दे देते, पार्टनर्स को। लेकिन अगर क्लेम ज्यादा है और रिजर्व कम है, तो एक्स्ट्रा लायबिलिटी है वो फर्म को उठानी पड़ेगी। तो लायबिलिटी बढ़ रही है, तो यहाँ पे लिखोगे टू क्लेम फॉर WCR, ये आ जाएगा 30,000। यहाँ तक क्लियर। आगे चलते हैं। 1/3 ऑफ द फर्नीचर वॉज टेकन ओवर बाय हरलीन एट 60,000।
अब अगर एक पार्टनर हमारा फर्नीचर ले जाए, वैसे इसकी हमें टेक्निकली जर्नल एंट्री भी करनी चाहिए, इसकी एंट्री हम अगर कर देते हैं। अब पार्टनर लेके गया है हमारा फर्नीचर, तो पार्टनर से पैसे लेने हैं कि उसको पैसे देने हैं? उससे पैसे लेने हैं। वो हमारा फर्नीचर ले गया ना, तो फर्नीचर वो ले गया, उससे पैसे लेने हैं। अब उससे पैसे तो हम लेंगे नहीं, इसकी जगह क्या करेंगे, उसका कैपिटल कम कर देंगे। कैपिटल कम होने पे डेबिट होता है, तो यहाँ पर जर्नल एंट्री हमारे पास आ सकती है हरलीन्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर। अब हरलीन फर्नीचर लेके कितने पे गई, 60 पे, तो हरलीन में लिखना है 60,000। लेकिन उन्होंने बोला है 1/3 ऑफ द फर्नीचर वॉज टेकन ओवर बाय हरलीन। फर्नीचर टोटल कितना था, 1,50,000, तो 1,50,000 का 1/3 कितना होता है, 50,000। तो यानी फर्नीचर में कितना लिखना पड़ेगा। अब अगर 50,000 का फर्नीचर वो 60 पे लेके गई है, तो मतलब फर्नीचर की वैल्यू बढ़ गई है, तो हमें 10,000 का फायदा हुआ है। तो उसके लिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। समझ आ रहा है। अब यहाँ पर हमने अकेला टू रीवैल्यूएशन लिखा है, जिसके ऑपोजिट में दिखने में लग रहा है हरलीन है, लेकिन एक्चुअल में ये किसकी वैल्यू बढ़ा के लेके गई, फर्नीचर की। तो जब रीवैल्यूएशन को हमने मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिखना है, तो हरलीन्स कैपिटल नहीं लिखना, क्या लिखना है, फर्नीचर, और वो बाय साइड पे आएगा, बाय फर्नीचर 10,000। इसका मतलब है कि 50 वाला फर्नीचर 60 पे लेके गई, तो 10,000 से फर्नीचर बढ़ा ही था ना, तो 10,000 से फर्नीचर बढ़ा था, वो बाय फर्नीचर में आ गया 10,000। इसके बाद कह रहे हैं हाफ ऑफ द क्रेडिटर्स वर पेड 15,000 इन फुल सेटलमेंट। अब क्रेडिटर्स को अगर पैसे दे रहे हैं, तो देखो क्रेडिटर होते हैं लायबिलिटी, उनको पैसे देना मतलब एसेट देना। तो अगर हम लायबिलिटी को एसेट दे रहे हैं, दोनों कम हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 15 दिया है, चेक करते हैं क्रेडिटर कितने हैं। क्रेडिटर 40 थे, कितने क्रेडिटर पे कर रहे हैं, हाफ, यानी 20,000 वाले क्रेडिटर को 15,000 दिया, तो फायदा के नुकसान, फायदा है। कितना, 5,000। जो फायदा है वो तो इधर जाएगा, बाय क्रेडिटर 5,000, ये हमने पहले डाल दिया है, लेकिन इसकी भी जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि कैश कम हो रहा है। यहाँ पे कैश हमारे पास है 23, इसमें से 15 पे कर रहे हैं, कैश जा रहा है, क्रेडिटर कम हो रहे हैं, तो एंट्री क्या आएगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट पूरा 20,000 टू कैश में कितना आएगा, 15,000, एंड जो फायदा हुआ टू रीवैल्यूएशन में 5,000। आई होप यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद वो कह रहे हैं कि हरलीन एंड वंशिका डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली वगैरह वगैरह, तो उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो एक बारी ऊपर भी देख लेते हैं, कोई एडजस्टमेंट थी। यहाँ पे एक एडजस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट थी 1 लाख की, जिसकी मार्केट वैल्यू है 80,000, यानी इन्वेस्टमेंट कितनी कम हो रही है, 20। तो इन्वेस्टमेंट एसेट है, कम होने पे कहाँ जाना चाहिए, रीवैल्यूएशन में। लेकिन जरा चेक करो, इसका कोई फंड तो नहीं है या रिजर्व, यस, इधर दिया है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व 60,000, तो नुकसान 20,000 का हुआ है, फंड में 60,000 है, तो वहां से निकाल सकते हैं, यस। तो क्या रीवैल्यूएशन में कुछ जाएगा, नहीं जाएगा। 60 का फंड है ना मेरे पास, 60,000 रुपया है, और पैसे नुकसान हुआ सिर्फ 20,000 का, तो 60 में से 20 निकालने के बाद भी 40 बच जाएगा, वो किसको देना है, वो पार्टनर्स को देना है, तो इसमें कुछ नहीं जाना। तो ये हमारा कंप्लीट, इसका टोटल चेक करते हैं। अब ये टोटल नजर ही आ रहा है, डेबिट साइड का बढ़ा है तो लॉस आएगा, ये चेक करते हैं कितना आता है। इसके लिए हमने टोटल करना है दोनों साइड का। इस साइड का टोटल बड़ा आ रहा है जो कि 51,500 है, इधर का सिर्फ 30,000 आ रहा है टोटल, तो जौन सा टोटल बड़ा है वो दोनों साइड पे लिखना पड़ेगा। तो डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट कम है, तो मतलब एक्सपेंस ज़्यादा है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, जो कि आएगा 21,500। अब ये लॉस किस किस को मिलना है, ऑल पार्टनर्स के ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर कौन कौन है, हरलीन एंड वंशिका, जो यहाँ पे बैठी हुई है, हरकीरत भी यहाँ पे बैठा हुआ। तो यहाँ पे हरलीन एंड वंशिका लिख देते हैं। अभी इनकी रेशो तो गिवन नहीं है, लेकिन आगे बताया है दे विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली, तो इक्वली बांट दे लॉस, नहीं, ओल्ड रेशो में बांटना है। ओल्ड रेशो उन्होंने बताई ना हो तो कितनी मानते हैं, इक्वली, लेकिन यहाँ पे बताई है, वो कह रहे हैं प्रॉफिट्स इन रेशो अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल। तो कैपिटल की रेशो अगर आपको अभी भी निकालने नहीं आती है, तो 35 डिवाइडेड बाय 15 करोगे, 5 के टेबल में जाएगा 7 और 3, तो 7:3 आता है, यानी 7/10 एंड 3/10, तो 21,500 को इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कितना आता है। तो ये जो लॉस है इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो वो आएगा हमारे पास 15,050 रुपीज़
एंड 6,450 रुपीज़। आई होप ये आप रेशो में तो डिवाइड कर दोगे, रेशो 7:3 थी, याद रखना। अब जैसे ही रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो जाता है ना, नेक्स्ट काम हमने क्या करना है, चेक करना है कोई भी एडजस्टमेंट रहती है, जो एडजस्टमेंट रहती है उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से पहले सॉल्व करना है, उसके बाद पार्टनर कैपिटल बनाना है, ये बहुत ध्यान रखना। तो पहली एडजस्टमेंट रहती है, दूसरी रहती है, हमने जो जो कर लिया उसको टिक लगा देते हैं। तो हमारे पास एडजस्टमेंट नंबर 1, 2 एंड 8 रहती है। 1 में कह रहे हैं कि हरकीरत भैया आए हैं 1/4 शेयर के लिए एंड हिज लोन विल बी कन्वर्टेड इनटू कैपिटल। तो इसके लिए जर्नल एंट्री बनानी पड़ेगी, लिखनी भी पड़ती है। अब उसका लोन था पहले, उसको कैपिटल बना दिया, तो लोन खत्म और कैपिटल बढ़ गया, तो पहली एंट्री क्या आएगी? यस, हरकीरत लोन अकाउंट डेबिटेड टू, यही हरकीरत कैपिटल अकाउंट। मैंने एच लिखा है, आपने पूरा हरकीरत लिखना है। ये 1 लाख आ गया। उन्होंने बोला है कि हरकीरत कितने शेयर के लिए आया है? 1/4 के लिए। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में कह रहे हैं गुडविल ऑफ द फर्म ऑन दिस डेट वाज 2,40,000। अब इस दिन, मतलब जिस दिन हरकीरत एडमिट हुआ उस दिन गुडविल क्यों बताई होगी? क्योंकि उसको शेयर मिला 1/4। अगर उसको शेयर मिला है मतलब इसने गेन किया है, तो पुराने पार्टनर्स ने क्या किया होगा? सैक्रिफाइस भी किया होगा। अगर उन्होंने सैक्रिफाइस भी किया है, इसने गेन भी किया है, तो हमें गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो में क्या निकालनी पड़ेगी? गुडविल। अब अगर तो कुछ ना गिवन होता तो हम सीधा भाई 2,60,000 है, अगर इस टोटल गुडविल 2,40,000 है, तो 2,40,000 का इसने कितने पैसे लाने हैं? इसने तो 1/4 ही लाना है, यानी इसने तो 60,000 लाना है। कुछ नहीं गिवन होता तो इसको हम 7:3 में बांट देते हैं। लेकिन इधर बताया है फ्यूचर प्रॉफिट्स वो बांटेंगे इक्वली, तो न्यू रेशो जो है वो 1:1 है, तो न्यू रेशो में बांट दे 1:1 में। नहीं, सैक्रिफाइसिंग निकालनी पड़ेगी। तो वैसे तो ओल्ड माइनस न्यू हो जाता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि 1/4 तो उसको मिल भी रहा है। तो हमें पहले क्या करना है, देखो वैसे इनकी ओल्ड भी गिवन है, तो इस क्वेश्चन देखो मैंने आपको कहा था ये थोड़ा टफ होएगा, ताकि आप अगर ये क्वेश्चन करो तो सब कुछ खत्म हो जाए। यहाँ पर हमें न्यू रेशो बताई है किसकी? सिर्फ हरलीन एंड वंशिक। लेकिन पहले हमें ऑल पार्टनर्स की न्यू रेशो निकालनी पड़ेगी। अब देखो हरकीरत का न्यू शेयर कितना है? 1/4। तो पहले ये कैसे निकलेगा? पूरी फर्म का शेयर 1 होता है। फर्म के शेयर में से पहले हम हरकीरत का शेयर 1/4 माइनस करेंगे, तो बचा कितना? 3/4। ये 3/4 कौन बांटेगा? हरलीन एंड वंशिका। इन दोनों ने किस न्यू रेशो कौन सी? इनकी इक्वल है, तो 3:4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो हरलीन का भी आएगा 3/8, वंशिका का भी आएगा 3/8। अब हरलीन और वंशिका के लिए 3 नीचे 8 है, लेकिन हरकीरत के लिए 1/4 है, तो इसको भी 8 बनाने के लिए हमारे पास आ जाएगा 2/8। तो मतलब जो इनकी न्यू रेशो आई, किन की? हरलीन, वंशिका एंड हरकीरत, ये आई 3:2। आई होप ये आपको समझ आया। मैंने थोड़ा तेज किया है एंड कैलकुलेशन थोड़ी ओरली की है। तो अगर न्यू रेशो 3:2 आ जाए, इसके बाद हमने करना क्या है? निकालनी है सैक्रिफाइसिंग। सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड माइनस न्यू। तो हमने सैक्रिफाइस किसका निकालना है? हरलीन का, वंशिका का एंड चलो हरकीरत का भी निकाल लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। करना है ओल्ड माइनस न्यू, वैसे इधर लिखना चाहिए था। तो इनकी ओल्ड रेशो थी 7:3, तो 7/10 माइनस 3/8। इसका एलसीएम कितना आएगा? 10 और 8 का 80 नहीं 40 भी आ सकता है, ठीक है। तो अगर एलसीएम 40 आ रहा है तो इसको 10 बनाने के लिए मतलब किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इंटू 5, इधर 4 से और इधर 5 से, तो 7 4 28 माइनस 3 5 15। तो जो हरलीन है 28 माइनस 15 ही आ गया 13/40। ये क्या आया है? सैक्रिफाइस। इधर वंशिका का भी निकालते हैं। वंशिका का था पुराना 3/10 माइनस 3/8, तो इधर भी मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो आएगा 12 माइनस 15। अब 12 माइनस 15/40 आया, तो मतलब इसका भी माइनस में आ गया, मतलब माइनस 3/40। तो इसको क्या हो गया? गेन हो गया। तो ये ना चीज़ बहुत ध्यान से देखनी है हमने। हरकीरत का पुराना शेयर था 0, न्यू है 2/8 या 1/4, तो ये तो एक तरह से 2/8
8 ही आता है माइनस में, लेकिन इन दोनों के पीछे 40 है, तो इसको 40 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10/40 माइनस में गेन। इसका मतलब अब क्या होएगा, हरकीरत जो न्यू पार्टनर है जिसको गेन हो रहा है, उसने तो गुडविल के पैसे पे करने ही करने थे, लेकिन वंशिका को भी गेन हो रहा है तो ये भी पैसे पे करेगी। मिलेंगे किसको, सिर्फ हरलीन को। अब एक और चीज यहाँ पर कहीं बोला है कि हरकीरत विल ब्रिंग हिज शेयर इन कैश वगैरह। अगर न्यू पार्टनर कैश में अपना शेयर नहीं लाया तो उसका ये गुडविल कहाँ से निकालेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपिटल से नहीं निकाल सकते, करंट अकाउंट से निकालना है। तो यहाँ पर जो हमारे पास एंट्री आती है ना गुडविल की, एक एंट्री जो हमेशा होती है वो होती है गेनिंग पार्टनर डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो गेन 2 हो रहे हैं, तो यहाँ पे पहले लिखेंगे वंशिकास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, उसके बाद आएगा हरकीरत का कौन सा अकाउंट आएगा, यस, हरकीरत करंट अकाउंट डेबिटेड एंड टू हरलीन्स कैपिटल अकाउंट। एंट्री तो हमें पता चलेगी, अब अमाउंट कैसे पता चलेगी। अमाउंट के लिए देखो फर्म की गुडविल कितनी है 2,40,000, ये 2,40,000 में से पैसे मिलने किसको हैं, हरलीन को, कितना 13/40, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले 13/40 से, तो 0 हो गया, ये आया 6, तो 6,000 इंटू 13 वो आएगा आई थिंक 78,000। मतलब हरलीन को पैसे मिलने कितने हैं 78,000। अब आपके पास 2 और ऑप्शंस हैं, या तो इसका 3/40 और 10/40 को भी 2,40,000 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर इसको कितने मिलने 78,000, तो इन दोनों की आपस में गेनिंग रेशो क्या हो गई 3:10। जब गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालते हैं ना तो नीचे डिनोमिनेटर को इग्नोर कर देते हैं, तो 3:10 में ये 78,000 को हमने बांटना है, तो 78,000 इंटू 3/13 एंड 10/13 करेंगे तो आएगा 18,000 एंड 60,000। आई होप ये कर लेना, ये कैलकुलेट, ये 78,000 का 3/13 करोगे तो 18,000 आता है, एंड 78,000 का ही 10/13 करोगे तो 60,000 आता है। समझ आ रहा है? चलो अब इतना हो गया, ये एंट्री हमारी आ गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है एंड इसको शो भी करना होता है हमने, ठीक है। एक जन एंट्री यहाँ पे है, दूसरी जन एंट्री यहाँ पे है, पहली और दूसरी एडजस्टमेंट हो गई। लास्ट एडजस्टमेंट करें, लास्ट एडजस्टमेंट है कैपिटल एडजस्टमेंट की, क्या वो अभी हो सकती है? नहीं, उससे पहले क्या बनाना पड़ेगा हमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उस पर चलते हैं फिर। अब जब हमने इतनी मेहनत कर ही ली है, रीवैल्यूएशन बना दिया, सारी की सारी ऑलमोस्ट एडजस्टमेंट कर ली, तो अब किसकी बारी आएगी, पार्टनर्स कैपिटल की। वैसे 1-2 एडजस्टमेंट हमारी रहती है जैसे इन्वेस्टमेंट की, लेकिन इसकी हम जर्नल एंट्री ना बनाए, सीधा पार्टनर्स कैपिटल में डाल सकते हैं। अब पता है, प्लीज़ जब पेपर में भी सम करोगे इसी प्रोसीजर से करना, सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट, फिर कुछ एडजस्टमेंट्स। आई प्रॉमिस यू पेपर में इतनी सारी और इतनी औखी नहीं आएंगी, इनमें से कोई 3-4 आएंगी या 5 आएंगी, लेकिन आएंगी 90% इसी में से। जब ये कर लिया तो नेक्स्ट काम है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, जिसका फॉर्मेट यहाँ पे गिवन है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स हरलीन वंशिका हरकीरत, पर्टिकुलर्स हरलीन वंशिका हरकीरत, डेबिट एंड क्रेडिट। अब कैपिटल अकाउंट की नेचर होती है पर्सनल, ये अगर कैपिटल बढ़ जाए तो क्रेडिट में जाता है और कम हो जाए तो डेबिट में, लेकिन इसको हम मॉडर्न रूल्स के हिसाब से कर रहे हैं। अब दुनिया इधर की उधर हो सकती है, लेकिन एक चीज़ कभी नहीं बदल सकती, वो क्या है कि बैलेंस ब्रॉट डाउन कहाँ जाएगा हमारे पास, सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल में जाता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है हमें यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है 3,50,000 एंड 1,50,000, तो इन दोनों का तो बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया 350 एंड 150। इसी के बाद हमने एक जर्नल एंट्री की थी जो यहाँ पर गिवन है, हरकीरत लोन अकाउंट डेबिट टू हरकीरत कैपिटल अकाउंट, मतलब इसका कैपिटल बढ़ रहा है, तो यहाँ पर लिखना है हमने बाय हरकीरत लोन अकाउंट, मतलब उसका भी कैपिटल एक तरह से आ गया। ये करने के बाद सबसे पहले चेक किया करो रीवैल्यूएशन में गेन था क्या लॉस, उसका लॉस था, तो लॉस था तो पार्टनर्स में किधर जाएगा, डेबिट में, तो यहाँ पे लिखना है टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 15,050 एंड 6,450 रुपीज़। जब हमने ये लॉस डाल दिया, बैलेंस डाल दिया, अब एडजस्टमेंट से पहले चेक करो क्या बैलेंस शीट में से एज इट इज कुछ डालना है।
इधर से चलते हैं, हमारे पास कैपिटल हमने डाल दिया, डब्ल्यू क्रेडिटर डालते नहीं है। वैसे WCR जाता है अगर कोई क्लेम कम हो या क्लेम ना हो, लेकिन अगर आपको याद हो WCR 40 है लेकिन क्लेम था 70, तो एक्स्ट्रा रीवैल्यूएशन में गया था, कुछ बचा नहीं ना, तो जाएगा भी नहीं। IFF था 60, ये सारा डाल देंगे? नहीं, इसकी एडजस्टमेंट हमने शो नहीं की है, लेकिन खुद समझना है। 1 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, मार्केट वैल्यू रहेगी 80, मतलब लॉस कितना हो रहा है 20,000 का। तो जो 20,000 का लॉस हो रहा है, तो लॉस इसमें से निकाल लेंगे, मतलब 60 के फंड में से 20 निकल गया, तो बचा कितना 40। ये फंड मिलना किसको है? ओल्ड पार्टनर्स को, ओल्ड रेशो में। बैलेंस शीट में से जो भी चीज़ जाती है ओल्ड पार्टनर में जाती है, ओल्ड रेशो में जाती है। तो ये इसकी वजह से, फंड की वजह से पार्टनर कैपिटल बढ़ेगा कि कम होएगा? बढ़ेगा। तो इधर लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व। ये टोटल 40 है, किस रेशो में बांटना है? ओल्ड रेशो में, जो 7:3 था, तो 28,000 एंड 12,000 आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हमने डाल दिया। उसके बाद देखते हैं, एक है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड बांटना, क्यों? क्योंकि उसमें पैसा पार्टनर्स ने नहीं डाला था, वो किसका पैसा है? एम्प्लॉयज का। फिर है कंटिजेंसी रिजर्व। बड़े बच्चों का क्वेश्चन होता है ये क्या चीज़ है? कंटिजेंसी रिजर्व इज जस्ट लाइक जनरल रिजर्व, तो इसको आपने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, तो ये भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इधर आ जाएगा बाय कंटिजेंसी रिजर्व, पुरानी रेशो में आएगा 35,000 एंड 15,000। इसके बाद है हरकीरत लोन, उस लोन को हम कैपिटल में ट्रांसफर कर चुके हैं। फिर एसेट में आ जाते हैं। स्टॉक पार्टनर में बांटना? नहीं। मशीनरी, गुडविल, यस गुडविल यहाँ पे अगर एसेट में है तो एक्चुअल में लॉस है, जो पार्टनर को राइट ऑफ करनी है, तो डेबिट में जाएगा टू गुडविल। ये 20,000 है, तो ये कितना जाएगा 7:3 ना, तो 14,000 एंड 6,000। गुडविल के बाद फर्नीचर बांटना? नहीं। डेटर बांटने हैं? नहीं। ये इन्वेस्टमेंट बांटनी है? नहीं। वंशिकास लोन ये पार्टनर पे बांट दें? नहीं। आप सोचो यार हरकीरत का क्यों डाला? क्योंकि उन्होंने बोला था कि उसके लोन को कैपिटल में डालना है, लेकिन अगर इसको हमने कुछ नहीं करना, कैश का भी नहीं करना। अब एक चीज़ है, फर्नीचर यहाँ पे तो गिवन है, लेकिन इसकी हमने एक जर्नल एंट्री भी की थी और समझा भी था। दे वर सेइंग दैट 1/3 ऑफ द फर्नीचर वॉज टेकन ओवर बाय हरलीन एट 60,000। इधर एंट्री की थी हरलीन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर एंड टू रीवैल्यूएशन। तो अल्टीमेटली यहाँ पर हमें टू फर्नीचर ही लिखना है, क्योंकि हरलीन का कैपिटल कम करना है, किसकी वजह से? फर्नीचर की वजह से। और फर्नीचर में यहाँ हरलीन में आ जाएगा 60,000। यहाँ तक क्लियर? इसके बाद बैलेंस शीट में से और कुछ नहीं जाना, जो एडजस्टमेंट्स रह गई हैं उसको करते हैं। इन एडजस्टमेंट से रिलेटेड हमने एंट्रीज भी की थी। पहली एंट्री थी हरकीरत लोन टू कैपिटल, हमने डाल दिया। फिर दूसरी एंट्री के लिए बहुत मेहनत करने के बाद एंट्री आई थी वंशिकास कैपिटल अकाउंट डेबिट, हरकीरत करंट अकाउंट डेबिट टू हरलीन्स कैपिटल। अब ये जो करंट अकाउंट की एंट्री है ना, ये करंट अकाउंट है, लेकिन हम अकाउंट बना कौन सा रहे हैं? कैपिटल अकाउंट। तो क्या ये करंट अकाउंट की चीज़ को कैपिटल अकाउंट में लिखना है? नहीं। लेकिन इन दोनों का कैपिटल अकाउंट है, तो इसको लिखना है? यस। तो इसको जो हमने लिखना है उसके लिए यहाँ पर क्या एंट्री आएगी? एक हम अब देखो, वंशिका हो रही है डेबिट। अगर वंशिका डेबिट हो रही है, किसकी वजह से डेबिट हो रही है? हरलीन की वजह से। तो यहाँ पर लिखेंगे टू हरलीन्स कैपिटल अकाउंट। सिर्फ वंशिका में 18,000, हरकीरत में 60,000 नहीं आना, उसका कैपिटल नहीं, करंट अकाउंट है। दूसरी साइड पे हरलीन का कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट। लेकिन इसका कैपिटल अकाउंट जो क्रेडिट हो रहा है वो किस किस की वजह से हो रहा है? दोनों की वजह से। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे बाय वंशिकास कैपिटल अकाउंट एंड बाय हरकीरत करंट अकाउंट। दोनों चीज़ें किस में जानी है? हरलीन में। टोटल 78 बनेगा, लेकिन कैसे? 18,000 एंड 16,000। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री थी। आई होप सबको समझ आई है। कुछ समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट्स पे भी पूछ सकते हो, नहीं तो आप लोगों को पता मुझे कॉन्टैक्ट कैसे करना है। इसके बाद आई थिंक हमने जितनी भी एडजस्टमेंट्स थी वो सारी की सारी कर दी हैं। कैपिटल कर दिया, गुडविल की एडजस्टमेंट कर दी, स्टॉक वगैरह सारा का सारा कर दिया। लास्ट एडजस्टमेंट जो है उन्होंने बोला है कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है, किसके भी आप पे करनी है? हरकीरत के हिसाब से करनी है। अब हरकीरत भैया जब बिजनेस में आए तो कितना कैपिटल लेके आए? एक्चुअल में तो कुछ नहीं लाया था, लोन को कैपिटल डाल दो, लेकिन वही कैपिटल बन गया।
तो कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए हमने सिंपल क्या करना है, एक कहने को वर्किंग नोट बना सकते हैं, कैपिटल एडजस्टमेंट का वर्किंग नोट। अब दो ही केस होते हैं, एक न्यू पार्टनर के हिसाब से, एक ओल्ड। अब एक क्वेश्चन पे एक ही केस कर सकते हैं। लाइन पढ़ लेते हैं एक बार फिर से। Harleen and Vanshika decided to share future profits equally and their capital to be adjusted on basis of हरकीरत capital। तो जिसके बेसिस पे करना है उसके बेसिस पे पहले टोटल कैपिटल निकालनी है। हरकीरत की कैपिटल कितनी है, 1 लाख। हरकीरत की कैपिटल 1 लाख है एंड इसका शेयर कितना है, 1/4। अगर 1/4 के लिए 1 लाख कैपिटल है तो पूरी फर्म की कितनी होगी, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा इसको, मतलब 1 लाख को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4/1 से। तो मैं शो नहीं कर रहा, तो वो आ जाएगा 4 लाख। 4 लाख आ गई पूरी फर्म की कैपिटल। अगर पूरी फर्म की कैपिटल 4 लाख है, आपके पास दो ऑप्शन है, ये पूरी कैपिटल को या तो न्यू रेशो में बांट दो। न्यू रेशो जो फर्म की आई थी 3:3:2 आई थी, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, इस 4 लाख में से 1 लाख तो खुद किसका है, हरकीरत का, वो निकालो, बचा कितना, 3 लाख। ये 3 लाख किस किसने बांटना है, हरलीन एंड वंशिका ने किस रेशो में, इसको न्यू रेशो में बांटना जो कि इक्वली है। तो इसको इक्वली बांटोगे तो 1,50,000 एंड 1,50,000 आएगा। और जो कि अगर आप 4 लाख को 3:3:2 में डालो तब भी 150 एंड 1 लाख ही आता है। तो ये जो कैपिटल आ गई ना, यही कैपिटल हमें कैरी डाउन में लिखनी है। तो इधर लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, ब्रैकेट में लिख सकते हो वर्किंग नोट 1,50,000, अगेन 1,50,000 एंड 1 लाख। अब हरकीरत का सही है, इधर भी 1 लाख इधर भी 1 लाख, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी पार्टनर्स का हमें चेक करना है। अब हरलीन का तो नज़र आ रहा है इधर 3,50,000 था और भी बिग अमाउंट्स हैं, तो ये साइड ज़्यादा है, मतलब इसके पास, हरलीन के पास ज़्यादा कैपिटल है, होनी कम चाहिए। तो इसके पास अगर ज़्यादा कैपिटल है एंड उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि कैपिटल एडजस्टमेंट किस हिसाब से करो, करंट अकाउंट, कैश, कुछ भी, तो क्या करेंगे, तो कैश में, मतलब एक्स्ट्रा पैसे हैं तो घर ले जाओ। कैश क्यों लिखना है, क्योंकि ऊपर कैश है। अगर बैलेंस शीट में बैंक होता तो भी बैंक लिखते। तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी इधर हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट। एंड अगर हम चेक करें वंशिका का, वंशिका का पहले 1,50,000 था, टोटल 27,000 है। इसकी जो साइड है इधर भी हमें चेक करना है, अगर क्रेडिट साइड बढ़ी रहेगी तो इधर ही टू कैश आ जाएगा, डेबिट बढ़ी है तो इधर बाय कैश। इतना काम जो है, देखो 1 मिनट पॉज करके वीडियो की आप खुद कर सकते हो। अगर निकाला है अपना टोटल तो चेक करते हैं। हरलीन का डेबिट साइड का ज़्यादा आ रहा है 4,91,000 एंड सॉरी, मतलब क्रेडिट साइड का ज़्यादा आ रहा है, तो 4,91,000 में से डेबिट का माइनस करेंगे, वो टोटल बन रहा है 89,050 रुपीज़। तो इसके पास 4,01,950 रुपीज़ एक्स्ट्रा हैं जो ये घर ले जाएगी। इसके घर वाले बहुत खुश रहेंगे। तो 4 लाख ये जो है, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर आई है। दूसरी तरफ अगर हम वंशिका का चेक करें, वंशिका की डेबिट साइड अभी भी बढ़ी है, तो ये आ रहा है 1,80,450 एंड क्रेडिट साइड बन रही है 1,77,000। तो इसको अभी भी 3,450 पैसे और लाने हैं। वंशिका कर लेके आना बाय कैश 3,450 रुपीज़, ये भी बैलेंसिंग फिगर आया। तो हरकीरत का तो 1 लाख ही था, तो ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब कुछ बच्चे कहते हैं कि यार एडमिशन में जो है बैलेंस शीट नहीं आनी है, लेकिन रिटायरमेंट में तो आनी है ना, तो बनानी पड़ेगी। तो बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट बनाना बिलीव मी सबसे इजी काम होता है, क्योंकि उसके लिए मेहनत जो है हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट कुछ ऐसा है, सिंपल सा। यहाँ पे लिखना होता है बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च, जौन सा भी ईयर होएगा, मैं 2024 लिख रहा हूँ, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट। इसको बनाने के लिए पहले तो देखो पिछले साल की बैलेंस शीट, जो चीज़ें हैं अगर उसमें कोई चेंज हुआ तो चेंज करके, नहीं तो एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे कैपिटल थे 2 लोगों के, हरलीन वंशिका के, लेकिन अब कैपिटल 3 लोगों के आएंगे, कितने, जो बैलेंस कैरी डाउन में है। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा कैपिटल्स में हरलीन, तो ये कैपिटल्स आ गए हमारे पास। हरलीन 1,50,000, वंशिका 1,50,000 एंड हरकीरत का भी 1 लाख। टोटल आ गया हमारे पास 4 लाख। ये कहाँ से आया, बैलेंस कैरी डाउन से, जो हमने कैपिटल एडजस्टमेंट की थी। जैसे ही हमने कैपिटल्स लिख दिए, इसके बाद लायबिलिटी साइड पे चेक करते हैं क्या था। क्रेडिटर्स थे 40,000, लेकिन अगर आपको याद हो हमने एंट्री भी की थी कि हाफ ऑफ द क्रेडिटर्स वर पेड, तो जो आधे क्रेडिटर्स हमने पे कर दिए थे, यहाँ पर एंट्री है। क्रेडिटर्स कम हुए 20,000,
चाहे कैश है, रिवैल्यूएशन है, टोटल क्रेडिटर तो 20,000 से कम हुए ना, तो 40 में से 20 चले गए तो क्रेडिटर कितने बचे? 20। क्रेडिटर्स बच गए 20,000। क्रेडिटर्स के बाद क्या था? क्रेडिटर्स के बाद था हमारे पास WCR। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो पार्टनर्स में बांट के खत्म कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे खत्म किया था नहीं, उल्टा क्लेम था। क्लेम का ये होता है जितना भी क्लेम है, क्लेम 10 रुपये है, 10 लाख है, कम है, ज़्यादा है, इक्वल है, जितना भी क्लेम होता है वो लाइबिलिटी में आता ही आता है, क्योंकि वो भी पे करना है। तो WCR का सीधा क्लेम आ जाएगा, या क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये 70,000 आएगा, क्योंकि यहाँ पे गिवन था कि क्लेम फॉर WCR इज 70,000। इसके बाद IFF, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो है वो 20,000 इन्वेस्टमेंट में चले गया, बाकी 40 हमने पार्टनर्स में बांट दिया, मतलब खत्म है। तो यहाँ पे बचा ही नहीं कुछ। उसके बाद एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ना इसका कुछ किया ना करना है, तो एज इट इज सेम बचा हुआ है। तो मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आपने फुल फॉर्म लिखनी है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ये आ जाएगा हमारे पास पूरा 50,000। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के बाद हमें गिवन है कंटीजेंसी रिजर्व, ये बचा नहीं, ये सारा बांट दिया, तो ये नहीं आएगा। हर किरत लोन बचा नहीं, इसको कैपिटल बना दिया था। अब यहाँ पे कुछ आ रहे हैं कि नहीं चेक करते हैं 2 मिनट बाद। पहले आते हैं एसेट साइड पे। एसेट साइड पे देखो हमारे पास सबसे पहले गिवन था स्टॉक 85 था, लेकिन चेक करो रीवैल्यूएशन में 15,000 से बढ़ाया था, तो 85 प्लस 15 वो अंडर वैल्यूड था ना, तो उसको बढ़ाया था। 85 प्लस 15 स्टॉक कितना आ गया? 1 लाख। थैंक यू हरकीरत। अब स्टॉक के बाद हमारे पास है फर्नीचर सॉरी यहाँ पर है पहले मशीनरी 2,10,000 है, लेकिन कम की थी 10,000 क्योंकि ये ओवर वैल्यूड थी, तो उसको कम करके कितना रह गया? 2 लाख। मशीनरी के बाद हमें गिवन है गुडविल कितनी आएगी नहीं। क्यों? क्योंकि सारे के सारे हमने राइट ऑफ कर दी, तो गुडविल नहीं आएगी। फर्नीचर 1,50,000 था, फर्नीचर 1,50,000 में से गया कितना? अब देखो रीवैल्यूएशन में चाहे गुडविल 10,000 है, लेकिन असली में 1/3 गया था जो कि 50,000 था, तो 1.5 लाख में से 50,000 गया, तो बचेगा कितना? 1 लाख। फर्नीचर 1 लाख बचेगा। फर्नीचर के बाद क्या है? डेटर 60 माइनस 8 52 थे, लेकिन अगर हमने एडजस्टमेंट चेक की हो तो एडजस्टमेंट्स बड़ी सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद हमारे पास डेटर बचे थे कितने? 45। डेटर हमारे पास 45 बचे थे, इसमें से भी हमने और प्रोविजन बना दी थी। तो पहले यहाँ पर लिखना है डेटर 4150, पहले लिखना है 45,000, इसमें लिखना है लेस प्रोविजन 4,500, तो कितना बचेगा? 40,500। क्लियर? डेटर प्रोविजन आ गए। इन्वेस्टमेंट बची कि खत्म? बची है। 1 लाख की बची 80 मार्केट वैल्यू है, तो मार्केट वैल्यू पे आने की बुक वैल्यू पे? अब मार्केट वैल्यू पे, तो मार्केट वैल्यू कितनी आएगी? 80,000 आ गई इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के बाद यहाँ पे दिया हुआ है वंशिका लोन। वंशिका का लोन जैसा पड़ा था वैसे का वैसा ही पड़ा है, इसने अभी तक चुकाया नहीं हमें, तो ये इधर ही रहेगा। इस बात में हरलीन बहुत खुश हो रही है। वंशिका लोन आ गया सेम 2 लाख का। उसके बाद कैश 23,000। अब कैश यहाँ पे 23,000 था, लेकिन इधर ना कैश बदल जाएगा पूरा का पूरा। देखो कैश के लिए कुछ लोग अकाउंट बनाते हैं, लेकिन हम ना प्लस माइनस कर लेंगे सिंपल। 23,000 का कैश था, अगर आपको याद हो तो इधर 15,000 हमने पे किया था क्रेडिटर को। तो कैश की कैलकुलेशन करते हैं। 23 पहले से था, 15,000 पे कर दिया हमने क्रेडिटर को। उसके बाद इधर ध्यान दो, हरलीन कितना कैश लेके गई है? 4,01,950 रुपीज़। इतना तो है भी नहीं, तो फिर क्या करेंगे? तो इसलिए हमें यहाँ पे कैश की जगह बैंक लिखना पड़ेगा। एंड ये जो बैंक है इसको बैंक ओवरड्राफ्ट बनाएंगे, मतलब ये लायबिलिटी में जाएगा। एंड इधर जो कैश आया है वंशिका, इसको कैश में ही डाल देते हैं 3450। तो ये ध्यान देना, तो ये भी छोटी सी चीज़ है, ये कैश में ऐड हो गया 3450 जो ये लेके आई। अब मुझे बताओ हरकीरत कैश में कुछ लाया था? नहीं, ना तो अपनी गुडविल लाया था कैश में, ना ही अपना लोन। अब इसी चीज़ से एक और चीज़ आती है कि जो हरकीरत था उसका करंट अकाउंट आया था हमारे पास। यहाँ पे देखो हरकीरत का करंट अकाउंट डेबिट हो रहा है 60,000। अगर हरकीरत का करंट अकाउंट डेबिट हो रहा है तो ये एसेट में जाएगा कि लायबिलिटी में?
हमारे लिए एसेट है। डेबिट बैलेंस हमेशा कहाँ जाते हैं, एसेट में। तो यहाँ पर बैलेंस शीट में पहले लिखना पड़ेगा हरकीरत करंट अकाउंट। एसेट क्यों है, क्योंकि उसने पैसे देने थे गुडविल के, नहीं दिए तो हमें मिलने हैं ना पैसे भी। तो हरकीरत करंट अकाउंट में 60,000 आ गया है। अब कैश का जो था ये जो है इसको तो पूरा बैंक ओवरड्राफ्ट डालेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट हमें पता है कितना है, 4,01,950। इसको सीधा लायबिलिटी में लिख दें। ये लायबिलिटी में आएगा बैंक। बेटा यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, जब मैं कैलकुलेट कर रहा था ना तो ये 1,50,000 माइनस नहीं किया था। तो मतलब इधर 4,91,000 ही है, उसमें से ये सब माइनस करके जो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आ रही थी ना वो 4,01,000 नहीं 2,51,950 आ रही है। समझ रहे हो, ये 1,50,000 जो है इसको टोटल माइनस करना भूल गया था। तो ये जो अब बैंक ओवरड्राफ्ट में जाएगा वो भी कितना जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट में जाएगा 2,51,950। एंड अब कैश का देखते हैं। कैश तो यही है हमारे पास, 23 में से 15 गया, 8 बचा। 8 में 3,450 प्लस करना है तो 8,450 आ जाएगा, 8,450 कैश। इसके बाद हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ टोटल करना है और अपनी लैंग्वेज में प्रेयर, अरदास, प्रार्थना या जो भी करना है वो करो और देखते हैं टोटल सही आता है कि नहीं। तो ये जो कैश का टोटल आया था हमारा, ये टोटल बन रहा था 11,450। कैश को यहाँ पे डाला था हमने 11,450। सॉरी मैं प्रेयर वाला चीज़ पहले बोल गया, ये गलत था। अब हमने टोटल किया है और ये मैच हो रहा है 7,91,950, 7,91,950। तो मतलब ये 40 मिनट्स की मेहनत रंग लाई है। थैंक यू बच्चा लोग।